So now that we have seen a little bit of the history, now we know where everything stands and how things evolved over time. इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो I think now we are ready to actually dive into this relationship between your high level language C and assembly language, which comes somewhere in the middle, and then the machine code which actually executes on the microprocessor. तो अब इसकी तफसील को हम नेक्स्ट देखना शुरू कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ से आगे अब गोल है। अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा जहन में रहे कि ये हिस्सा जो हमारी ये वीडियो है, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो काम हम यहाँ पर कुछ सी और असेंबली वगैरह के कर रहे होंगे, ये अपने तौर पर आप साथ साथ अटैम्प्ट ज़रूर करें, इनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, इनको करके देखें। यानी इनको खाली सुनने पर इक्तफा ना कीजिएगा, इसको आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके इसको चला कर देखिएगा कि ये चीज़ें उस तरह से चल रही हैं जिस तरह से हम कह रहे हैं, या आप इस पर वाकई यकीन नहीं रखते और बस खाली हमारी बात मान रहे हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा चला कर ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा जनाब, कुछ बातें हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। आपका आर्किटेक्चर, तो डेफिनेशन इसकी अगर हम करें तो असल में इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बात हो रही होती है। दिस इज़ ये वो हिस्सा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर के डिज़ाइन को डिक्टेट करता है, और ये वो चीज़ है जो एज अ प्रोग्रामर हमें समझनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन सेट की स्पेसिफिकेशंस, कितनी इंस्ट्रक्शंस है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन से रजिस्टर्स हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, उनके क्या नाम हैं, एंड सो ऑन। एंड देन देयर इज़ अ माइक्रो आर्किटेक्चर जिसको हमने हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कहा था। ये वो हैं कि जिसके अंदर एक्चुअल चीज़ जब ये इम्प्लीमेंट होती है, वह तब डिसाइड होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी प्रोसेसर की, यानी जो इसकी क्लॉक आ रही है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट की जो इंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंसी है वो क्या है इसकी, एंड सिमिलरली कैश साइजेस क्या हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं जो बाद में तय होती हैं। अच्छा, कोड में हम दो चीज़ों की बात कर रहे होंगे। एक हम मशीन कोड की बात करेंगे, ये वो चीज़ है जिसकी हम जो कि बाइट लेवल रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्राम्स की। ये वो असल चीज़ है, 0 1 की सीक्वेंसेस हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है। जब मैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस उसको देता हूँ तो वो कहता है अच्छा आप मुझे ऐड करने को कह रहे हैं। जब मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस देता हूँ वो कहता है अच्छा आप मेमोरी से मुझे डेटा मूव करके लाने को कह रहे हैं रजिस्टर के अंदर। एक और सीक्वेंस देता हूँ उसे 0 1 का, तो वो उसका मान ही समझता है कि अच्छा ये मुझे सब्ट्रैक्ट करने को कह रहे हैं रजिस्टर ए को रजिस्टर बी से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपकी मशीन कोड है। हर मशीन कोड से कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास एक टेक्सचुअल फॉर्म भी मौजूद होती है, और ये सब कुछ बाय द वे एक माइक्रो प्रोसेसर का मैनुअल आता है, एक डेटा शीट आती है जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, मशीन कोड और उसकी मैपिंग टू असेंबली लैंग्वेज। सो देयर इज अ 1 to 1 मैपिंग, देयर इज एन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एंड इट हैज़ अ 1 to 1 मैपिंग विद अ मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सिर्फ फ़र्क इतना है कि असेंबली के अंदर हम इसे पढ़ सकते हैं, तो बजाय इसके कि हम हेक्स पढ़ें बैठ के, हमें ये अंग्रेज़ी मिल जाती है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसको हम असेंबली लैंग्वेज का कोड कहते हैं। तो आप जब असेंबली में लिख रहे हैं ना, तो ये अच्छी तरह से समझ लें, अपने जहन में बिठा लें कि आप असलन मशीन कोड ही लिख रहे हैं, बस अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, और एक प्रोग्राम सिर्फ आपके मशीन कोड को उठाकर बस 0 1 की बाइट में कन्वर्ट कर देगा। इट्स लाइक अ टेबल ऑफ कन्वर्जन, कि जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग 1 to 1 आपको कन्वर्जन मिल रही है। ये बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें ताकि ये आगे जाकर आपको कभी कंफ्यूज ना करे। और ये एग्जांपल्स कुछ लिखी हुई हैं जिसका हम पहले जिक्र करके आए हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स की, लाइक योर x86 एंड योर 32 bit आर्किटेक्चर एंड योर 64 bit आर्किटेक्चर, एंड द मिस्टेक और काइंड ऑफ द मिस्टेक दैट इंटेल मेड, द टाइटेनियम आर्किटेक्चर, एंड देन द आर्म आर्किटेक्चर जो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। थोड़ी सी बात हो जाए, ये अगरचे मुझे आपको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने कोर्स शुरू ही इससे किया था, हमारा शायद 3rd लेक्चर था सेमेस्टर का, बट एनी हाउ वी टॉक्ड अबाउट द रजिस्टर्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, वी टॉक्ड अबाउट द प्रोग्राम काउंटर। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक ऐसा रजिस्टर बताया था जो पॉइंट करता है मेमोरी के अंदर उस लोकेशन की तरफ जहाँ से अगली इंस्ट्रक्शन आनी है। सो इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, और वो उस इंस्ट्रक्शन को का एड्रेस यहाँ से भेजता है, वो एड्रेस पड़ा है पीसी में, और उसके बदले इंस्ट्रक्शन वहाँ से आती है और वो इंस्ट्रक्शन आकर एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे इन्होंने डेटा और इंस्ट्रक्शंस की बस को अलग किया हुआ है। आपकी इंस्ट्रक्शंस की बस असल में डेटा बस के ऊपर ही आती है, लेकिन खैर यहाँ ये क्लियर करने के लिए सिर्फ किया हुआ है कि एड्रेसेस जा रहे हैं, डेटा इज़ व्हाट द इंस्ट्रक्शंस एक्ट ऑन, एंड इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। अगर ये बसेज नहीं बनी हुई, अगर यहाँ बसेज हम यूज़ करें तो इट्स द सेम बस जिसके ऊपर डेटा और इंस्ट्रक्शंस आपकी मूव कर रही हैं बिटवीन योर मेमोरी एंड योर माइक्रो प्रोसेसर। तो प्रोग्राम काउंटर को इंटेल की ज़बान के अंदर हम ट्रेडिशनली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहा करते थे, आईपी कहा करते थे,
जो कि अब आपके 32 बिट आर्किटेक्चर के अंदर आकर और उसके बाद 64 बिट आर्किटेक्चर के अंदर आकर ये पहले EIP हुआ और उसके बाद ये RIP हो गया. सो दिस इज़ नॉट रेस्ट इन पीस. दिस इज़ योर RIP इज़ योर 64 बिट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर. और ये बात भी हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि 64 बिट की कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा एड्रेसेबिलिटी की है, लेकिन असल में हम इफेक्टिवली 48 बिट्स फिलहाल अभी तक यूज़ कर रहे हैं. ये अब पुरानी एक जगह डिस्कशन हो चुकी है हमारी. ठीक है. रजिस्टर्स क्या चीज़ होते हैं? रजिस्टर वो मेमोरी है जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी हुई है. ये थोड़े से हैं, पुराने आर्किटेक्चर्स के ऊपर हमारे पास 8 के करीब थे, अब कोई 16 के करीब है. ये वो हैं जो जिनके अंदर हम चीज़ें लाकर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, एड्रेसेस की मैनिपुलेशन, एरेज के एड्रेसेस बनाना, ये सब इस तरह के कोई काम जो है ना, ये हम कर रहे होते हैं रजिस्टर के अंदर लाकर. तो ये प्रोसेसर का समझें ये अपनी उसकी ज़ाती कॉपी है, जिसके अंदर वो चीज़ें लाकर तो स्क्रिबल करता है, उसके ऊपर उनको ठीक करता है, उनके जवाब निकालता है और फिर मेमोरी को भेज देता है. तो मेमोरी उसकी ज़रा दूर की चीज़ है, स्टोर है जहाँ से चीज़ें आती हैं. मेमोरी में क्या क्या पड़ा होता है? यू हैव योर कोड देयर, यू हैव योर डेटा देयर, एंड यू हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग देयर कॉल्ड स्टैक. ये अजीब सी बात लगती है कि जी अभी कोड और डेटा की बात हो रही है, स्टैक कहाँ से आ गया? ये तो एक किस्म का डेटा स्ट्रक्चर है. यस, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोग्राम्स, यानी फंक्शन कॉलिंग. सो फंक्शन कॉलिंग सारी की सारी जो है वो एक स्टैक की मदद से होती है. अच्छा, ये बात आपको मुझे पता है, अगर नहीं मैं थोड़ा सा भी समझाऊंगा तो आपके जहन की किसी कोने में फंसी रहेगी, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. देखिए, स्टैक तो आपको याद है ना क्या होता है, बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं. स्टैक होता है एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें मैं कुछ चीज़ पुश कर सकता हूँ, यानी और यानी जो जो लास्ट चीज़ मैं पुश करूंगा, जब मैं उसे पॉप करने को कहूँगा तो मुझे वो सबसे पहले वो चीज़ देगा. सो इट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट फंक्शनैलिटी. ठीक है. स्टैक यूज़ कहाँ होता है? स्टैक यहाँ यूज़ होता है कि जब भी मैंने किसी फंक्शन को कॉल करना है ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो फंक्शन ख़त्म होगा तो मैंने वापस कहाँ आना है. तो वापस आने के एड्रेसेस को मेरे पास एक सिस्टम स्टैक होता है, मैं उस पर रख के चला जाता हूँ. जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म होता है, स्टैक में से मैं एड्रेस पॉप करता हूँ, मुझे याद आ जाता है अच्छा जी यहाँ जाना था, तो ये एड्रेस उठाकर मैं प्रोग्राम काउंटर में डालता हूँ और मैं वापस वहीं चला जाता हूँ जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था. इस वजह से आपकी फंक्शन कॉलिंग जो है वो बड़े नाइस तरीके से चलती रहती है. जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो ये भी देखेंगे कि इसी स्टैक को यूज़ करके हम पैरामीटर्स भी पास करते हैं, रिटर्न वैल्यूज़ भी अक्सर पास करते हैं. इससे हम और भी बहुत से काम लेते हैं, हम इससे पूरी पूरी प्रोग्राम की स्टेट सेव कर लेते हैं. पूरी जो मल्टीटास्किंग आपकी एक प्रोसेसर पे हो रही है, जो ढेर सारे उसके ऊपर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें स्टैक एक बुनियादी किरदार अदा कर रहा है उस सब काम के अंदर, कि वो सीमलेसली मल्टीटास्किंग करवा रहा है. सॉरी. तो लिहाजा ये तीन चीज़ें मेन हैं जो आपकी मेमोरी के अंदर हो रही होती हैं. अच्छा जनाब, तो ये कंडीशन कोड्स क्या चीज़ें हैं, इसका जिक्र भी आप सुन चुके हैं. मैंने आपको फ्लैग्स रजिस्टर के नाम से इस चीज़ का जिक्र किया था. ये स्टेटस इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं मोस्ट रिसेंट अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस के, लाइक योर कैरी, योर ओवरफ्लो, योर जीरो, कि लास्ट ऑपरेशन में जीरो आया था या नहीं आया था. और इनकी मदद से हम कंडीशनल ब्रांचिंग करते हैं. ब्रांचिंग क्या होती है? यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम के एक हिस्से से जंप करके एक दूसरे हिस्से पे जाना है, लाइक अ लूप. फॉर एग्जाम्पल लूप में आप यहाँ से जंप करके वापस यहाँ बार बार जा रहे हैं बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन, कि जब तक दो चीज़ें इक्वल नहीं हो जाती तब तक आप जंप करके यहाँ तक जाते रहें, और जब वो इक्वल हो जाएंगी तो तब आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे. ठीक है. इस किस्म की फंक्शनैलिटी, ये इसको हम कंडीशनल जंप्स कहते हैं, कि जब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यहाँ जाओ, जब नहीं फुलफिल हो रही तो बाहर चले जाओ. ठीक है. और इस सब में नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका प्रोग्राम काउंटर एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, आपके ये फ्लैग्स मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर को, और जवाब में अगर जीरो आ गया तो दैट मीन्स कि वो इक्वल थे, और अगर वो इक्वल थे तो आप पीछे चले गए, यानी कि जस्ट चेक के अगर जीरो फ्लैग हुआ हुआ है तो यहाँ पे चले जाओ, जीरो फ्लैग सेट नहीं हुआ हुआ तो यहाँ चले जाओ, सो ऑन. तो अभी मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आपको ये सब चीज़ें पूरी तरह समझ आएँ, लेकिन अब मैं इनका जिक्र करना ज़रूर शुरू कर रहा हूँ ताकि आपका जहन अभी से तैयार होता चला जाए उन चीज़ों के लिए जो आगे आ रही है. ठीक है. मेमोरी आमतौर पे हमारी बाइट वाइज, मेमोरी तकरीबन हमेशा हमारी बाइट वाइज एड्रेसेबल होती है. As we said that we have code and data, and we also have stack to support the procedures, which is the same as के function calling को implement करने के लिए. ठीक है जनाब, I hope कि आप लोग मेरे साथ हैं यहाँ तक. ऑल राइट जी, टाइम आ गया आप लोगों का साथ अपने लिनक्स को फायर अप करने का और उसके ऊपर इन चीज़ों को साथ साथ एक्सपेरिमेंट करने का. कुछ कमांड्स हैं जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, और जिसके थ्रू हम ये भी देखेंगे कि आपकी कंपाइलेशन का प्रोसेस ऑल द वे फ्रॉम योर सी कोड डाउन टू इट्स एग्जीक्यूशन ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या होता है. सो फर्ज कर लीजिए कि मेरे एक प्रोग्राम है जिसके दो हिस्से हैं, एक p1.c में पड़ा हुआ है, दूसरा p2.c में पड़ा हुआ है, दो फाइल्स में मिलाकर प्रोग्राम है. एक के अंदर लेट से मैंने क्लास डिफाइन की हुई है और दूसरे के अंदर मैंने उसके लेट से मेथड्स को डिस्क्राइब किया है, या कुछ और दो प्रोग्राम्स हैं जो मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं और जिनकी मदद से जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ एक दूसरे के साथ मिलाकर.
इनमें से या समझ लें एक लाइब्रेरी है और दूसरा आपका मेन प्रोग्राम एंड सो ऑन, किसी भी अंदाज से आप सोच सकते हैं। अच्छा, जब इनको कंपाइल करना है जीसीसी से तो उसमें ये हम एक डायरेक्टिव दे रहे हैं -OG का, ये जीरो नहीं है OG है। अच्छा, ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन है कि हम किस किस्म की ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर से रिक्वायर कर रहे हैं। पहले हम कमांड्स देते थे O1 O2 O3 इस तरह की कमांड्स देते थे, अब यहाँ पर हम कमांड दे रहे हैं OG। दिस इज अ रीसेंट इन द सपोर्टेड इन द रीसेंट वर्जन्स ऑफ जीसीसी। तो इससे जो कोड प्रोड्यूस होता है ना वो बहुत ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी कोड जो अगर आप असेंबली लेवल पर जाकर देखेंगे तो बड़ा रीडेबल किस्म का ये कोड निकालेगा जो हमें समझ आ रहा होगा। वरना अक्सर ये होता है कि वो इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है बिटवीन योर सी कोड एंड योर असेंबली कोड कि इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू, स्पेशली इफ यू आर न्यू एट दिस, ठीक है। तो GCC -OG जितनी भी यहाँ पे फाइल्स थी, अगर एक ही फाइल में सारा कोड पड़ा हुआ था तो खाली वहाँ पे एक फाइल का नाम होगा, वरना उन सब फाइल्स का नाम, एंड देन आपने जो है वो ये -ONP, ठीक है। इसको आप बेशक करके देख लीजिए, आप एक दफ़ा इसको चला कर देख लीजिए। तो फाइनल जो आपने रिजल्ट है वो यहाँ आपने कह दिया आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करनी है ये फाइल P के अंदर। तो अब आप देखिए ये होगा क्या, ये पूरे का पूरा प्रोसेस है जो आपको यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। आपने सी प्रोग्राम पकड़ा जो कि टेक्स्ट फाइल थी, सी की फाइल थी जिसके अंदर ये दोनों आपने फाइल्स ली। अगर आप कंपाइलर को ये कह देते ना कि ये खाली असेंबली पे पहुंच के रुक जाए, अगर मैं ये कमांड देता और मैं असेंबली पे पहुंच के रुकने को कहता तो फिर खाली ये प्रोड्यूस करता। ये जो .s फाइल्स हैं ये मेरी असेंबली लैंग्वेज की फाइल्स हैं, इनको मैं खोल कर भी देख सकता हूँ, ठीक है। इससे आगे इस असेंबली लैंग्वेज को एक असेंबलर कन्वर्ट करता है जिसके लिए हम GCC भी यूज कर सकते हैं जो कि पूरे का पूरा काम कर रहा है, वरना असेंबलर से अलग से भी कह सकते हैं कि S फाइल पकड़ो और O फाइल प्रोड्यूस कर दो। O फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट कोड्स हैं। इसे इनिशियली अब हम यहाँ पर बाइनरी में पहुंच चुके हैं, ये मशीन लैंग्वेज है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी भी प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 जिनसे मिलकर मेरा एक प्रोग्राम बनना था ये भी अलग अलग पड़े हुए। और सिमिलरली हो सकता है इसमें कोई लाइब्रेरी फंक्शन आपने कॉल किया हुआ, कोई printf कॉल किया हुआ हो, कोई और चीज़ें कॉल की हुई हो। तो फॉर दैट वी यूज अ लिंकर। So there is a compiler. Compiler is converting from your C program into assembly. कंपाइलर हम जनरली वैसे पूरी चीज़ के भी टर्म यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा इससे मतलब है सी से असेंबली में लाने वाला। असेंबलर जो असेंबली से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ले जा रहा है, और लिंकर जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड्स को पकड़ के, जो लेट्स से लाइब्रेरी के कोड को, आपकी अपनी मल्टीपल फाइल्स को जिन पे आपका पूरा प्रोग्राम जिनसे मिलके बना हुआ है, उस सब कुछ को जोड़कर इट प्रोड्यूसेस योर फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये वो बाइनरी फाइल है जिसने माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर चलना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरे का पूरा प्रोसेस है। किस तरह से आपकी सी से कहानी शुरू होती है, असेंबली इंटरमीडिएट में जाती है और असेंबली से ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर चली जाती है। इसको हम किसी भी लेवल के ऊपर देख भी सकते हैं, डिबग भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसमें असेंबली फाइल के अंदर जाकर चेंजेस कर दें और उसके बाद इसको असेंबल करें और उसके बाद उसको लिंक करें और उसके बाद इसे आप आगे ले जाएं, तो ये भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मुमकिन है और अभी हम देखेंगे कि इसके रिवर्स प्रोसेसेस भी मुमकिन है। ओके, सो नाउ वी आर लुकिंग एट एन एक्चुअल एग्जांपल, और इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक सी का कोड है। आप बेशक इस सी के कोड को यहीं से कॉपी कर लीजिएगा या टाइप कर लीजिएगा अपने पास, और इसको एक फाइल के अंदर सेव कर दें इसी तरह से इस पूरे के पूरे कोड को, ठीक है। और ये ये शार्क मशीन का जो जिक्र हो रहा है, बेसिकली ये CMU की मशीन्स हैं। जस्ट ऑन योर ओन मशीन जो आपने लिनक्स इंस्टॉल की हुई है उसके ऊपर जाकर आप ये कमांड दीजिए GCC -OG -S sum.c, जिससे ये प्रोड्यूस कर देगा sum.s फाइल को। अच्छा, उस फाइल के अंदर ये ज़रा हमने क्लीन किया हुआ है इस फाइल को, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो और भी प्रोड्यूस करता है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली वो असेंबली है जो इस सी कोड के अक्रॉस निकलेगी, ठीक है। ये एक फंक्शन है आपने जो यहाँ पे अपने प्लस लॉन्ग एक्स लॉन्ग वाई का ये फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है, और इस फंक्शन के अंदर ये लॉन्ग टी इज इक्वल टू प्लस एक्स वाई, आप दो चीज़ों को प्लस कर रहे हैं और उसके बाद ये कुछ ये डेस्टिनेशन के अंदर ये जो ये पॉइंटर है इसमें आप ये वैल्यू रखवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस काम की जिस वक्त मैं असेंबली प्रोड्यूस करता हूँ तो वो मेरे पास कुछ इस किस्म की आती है। अब यहाँ पर अभी अब हमें असेंबली नहीं पढ़नी आती, लेकिन हम कुछ चीज़ों को भी देखना शुरू कर देते हैं। अभी इस बात से ज़रा कम सरोकार है कि एग्जैक्टली ये क्या कर रहे हैं ये सारी चीज़ें ना। अभी तो आपको सिर्फ ये दिखाना मकसद है कि आपको एक सी और असेंबली में कन्वर्जन होती हुई नज़र आ जाए, ठीक है। वो अभी इस तफसील के अंदर आगे जाकर जाएंगे कि एग्जैक्टली चीज़ें किस तरह से हो रही हैं और क्या हो रही हैं। ये पुश की कमांड जो है इसका हमें लग रहा है कि कुछ टैग से ताल्लुक है। जो परसेंटेज का साइन है ये रजिस्टर को इंडिकेट कर रहा है। सो यू हैव योर RBX विच इज अ रजिस्टर। मूव क्वाड वर्ड, सो हर एक के आगे आपको क्यू नजर आ रहा है। बेसिकली IBM इसकी इंटेल की जबान के अंदर वर्ड कहते हैं 2 बाइट को, डबल वर्ड कहते हैं 4 बाइट को,
और क्वाड वर्ड कहते हैं 8 बाइट्स को। तो 64 बिट्स को क्वाड वर्ड कहते हैं, इसीलिए हर एक के आगे ये क्यू लगा हुआ है। वरना जब अगर आप इसकी 16 बिट वाले के ऊपर वर्ड वाले पे जाते तो खाली मूव, पुश और पॉप और इस तरह की कमांड्स होती थी। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मूव से मूव डबल की तरफ चले गए और फिर उसके बाद मूव क्वाड के ऊपर आ गए। ठीक है, तो ये कोई मूव की इंस्ट्रक्शन है जो कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कुछ मूव कर रहा है। ये कोई कॉल है जिसमें कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, प्लस के नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से इसका लिंक हो रहा होगा। ठीक है, फिर ये कोई मूव की कमांड है जो कि मेमोरी के अंदर कुछ मूव कर रहा है। जब ये ब्रैकेट्स लगी होती हैं तो इस चीज़ को एड्रेस यूज़ करते हुए आरबीएक्स को, और ये मेमोरी एड्रेस हो रही है, तो इट्स बीइंग यूज्ड लाइक अ पॉइंटर। एंड देन कोई स्टैक के अंदर कोई पॉप का काम हो रहा है और उसकी वैल्यू उठाकर ये आरबीएक्स के अंदर रखी जा रही है। एंड देन there is a return from some store which is some function, so there is a function some store, और जब हम ये फंक्शन हमारा ख़त्म हो रहा है तो हम रिटर्न कर रहे हैं जहाँ से कहीं से आए थे, यानी जहाँ से कहीं से ये फंक्शन कॉल हुआ था आप वहाँ पर वापस जाने को कह रहे हैं। यानी सम स्टोर का पूरा फंक्शन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है यहाँ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये इस काम को मैं चाहूँगा कि अब आप अपने तौर पर एक मरतबा इस कोड को कॉपी करें, ये वाली इंस्ट्रक्शन दें और इसको चला कर देखें। अभी इस बात में मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बहुत परेशान इसमें नहीं होना कि असेंबली एग्जैक्टली क्या कर रही है। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि क्या आप सी से असेंबली में जा सकते हैं और इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं असेंबली फाइल के अंदर, और असेंबली फाइल की एक दफ़ा शक्ल देख के उससे कोई थोड़ी वाकफियत बना लें। Alright जी, so let me just demonstrate that for you real quick. So I have this sum.c file, जिसके अंदर मैंने वही कोड कॉपी किया है जो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. So I've just copied it here and now I'll just compile it with GCC. पहले हम देख लेते हैं, सिर्फ ये एक फाइल पड़ी हुई है sum.c, and now let's compile it with the OG command, also with the s command कि हम assembly तक जाना चाह रहे हैं, और sum.c. Let's see if we have our file. So we have sum.s. Let's look at this file sum.s, or here's the file. So now if you look at it, you see a lot of stuff here. अक्सर चीज़ें जिससे पहले डॉट्स लगे हुए हैं इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी डिबगर को ज़रूरत होती है जब वो इसे डीबग कर रहा होता है. However, you can see from here onwards up to this point वही कोड जो अभी आप देख कर आए. So you can see your push queue RBX, you can see your move queue, your call के आगे label different है but it's the call all the same. You have your move queue, your pop and so on and so forth. किस वजह से ये लेबल डिफरेंट है और किस वजह से ये जो है वो इस अंदाज से कर रहा है, ये हम वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे. बट इन जनरल जिस चीज़ पे आपको इस पॉइंट तक कन्विंस करना था वो सिर्फ ये था कि यू कैन बेसिकली यूज़ दिस प्रोसेस टू कन्वर्ट फ्रॉम अ सी फाइल इनटू एन असेंबली लैंग्वेज फाइल. कुछ थोड़े से असेंबली लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं. यहाँ पर जिस चीज़ को हम इंटीजर कहा करते थे, अब वो ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ अब बाइट्स हैं, वो 1 2 4 या 8 बाइट्स हैं जिसके ऊपर हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे. इनके अंदर हम वैल्यूज़ भी रख सकते हैं डेटा की, इनके अंदर हम एड्रेसेस को भी रख सकते हैं जो कि ऑब्वियसली पॉइंटर्स होंगे, मेमोरी के एड्रेसेस होंगे जो हमारे पास रखे हुए होंगे. हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट भी डेटा हो सकता है, 4 बाइट का, 8 बाइट का, 10 बाइट का एंड सो ऑन. एक और चीज़ जो हम यहाँ यूज़ कर रहे होंगे वो कोड होगा. सो कोड भी जाहिर है हमारी मेमोरी के अंदर ही पड़ा हुआ है, और वो बाइट सीक्वेंसेस हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस को एनकोड कर रहे हैं. सो वी हैव दीज प्री डिफाइंड कोड्स फॉर दीज डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस. सो देयर इज अ कोड फॉर ऐड, देयर इज अ कोड फॉर एंड, देयर इज अ कोड फॉर और, देयर इज अ कोड फॉर मूव एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पर असेंबली के लेवल के ऊपर कोई एरेज नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होते, सिर्फ ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं और जिनको हम इस अंदाज से यूज़ करते हैं जैसे कि एरेज यूज़ की जाती हैं या जिस तरह से स्ट्रक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस वीडियो से अगली वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों की जाना है. यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा एक हाई लेवल ओवरव्यू देना है, एंड द नेक्स्ट वीडियो you'll get answers to most of your curiosity. बट आपकी असेंबली के अंदर जो ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन रजिस्टर्स, या आप मेमोरी के डेटा के ऊपर डायरेक्टली भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. होता यही है कि वो मेमोरी से वो चीज़ प्रोसेसर के अंदर आती है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है और फिर वापस मेमोरी के अंदर चली जाती है एंड सो ऑन. आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेमोरी से रजिस्टर में, रजिस्टर से मेमोरी में. जो एक चीज़ नहीं ये आर्किटेक्चर हमें अलाउ करता, जिस आर्किटेक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं, वो डायरेक्टली मेमोरी से मेमोरी की मूव है. ये चीज़ उन्होंने एज अ मैक्रो नहीं इम्प्लीमेंट की, दैट जस्ट मेड इट ईजियर फॉर दी हार्डवेयर डिज़ाइनर्स.
कि एक वक्त में या मेमोरी से डेटा आ रहा होगा या मेमोरी में डेटा जा रहा होगा, दोनों काम नहीं हो रहे होंगे। ऑल्दो वी हैव हायर लेवल मैक्रोज बिकॉज इट्स अ CISC आर्किटेक्चर, हम बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो बज़ाहिर मेमोरी से मेमोरी मूव कर रही होती हैं, मूव स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस यू कुड थिंक ऑफ देम एज मैक्रोज रादर देन एज बेसिक एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस या बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो कि लोअर लेवल काम कर रही हैं। सॉरी अबाउट द वर्ड एटॉमिक, एटॉमिक का मतलब कुछ और है, जब वक्त आएगा तो उसको हम स्टडी करेंगे। सो आई मेंट बेसिक इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जनाब, उसके बाद आपके पास इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि कंट्रोल कर रही होंगी। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कोड में से एक जगह से दूसरी जगह जंप करना अलाउ करती हैं। सो 4 लाइनें आगे चले जाओ, 5 लाइनें पीछे चले जाओ, इस तरह की बेसिक इंस्ट्रक्शंस होंगी। यू कैन थिंक ऑफ देम एज गो टू इंस्ट्रक्शंस, गो टू लाइन 1, गो टू लाइन 5, या उस एड्रेस का देकर गो टू एड्रेस नंबर फलां, उसके ऊपर चले जाओ। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे हम सारी की सारी लूप्स बनाते हैं, कंडीशंस बनाते हैं, इफ एल्स बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड देन देयर आर अदर इंस्ट्रक्शंस जिससे हम प्रोसीजर कॉल्स करते हैं। वो भी बेसिकली इसी कैटेगरी के अंदर तकरीबन आ जाती हैं कि उसके अंदर सिर्फ वापसी का एड्रेस सेव करके यू एसेंशली जंप टू अ न्यू एड्रेस जहाँ पे आपका फंक्शन शुरू हो रहा होता है। जब वो ख़त्म होता है तो यू जंप बैक, यू गो टू द प्लेस जहाँ से आप ओरिजिनली आए होते हैं, जिसकी बात अभी हमने पहले की थी। तो ये 3 टाइप की आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। योर अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, आपको डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, एंड ऑल्सो यू विल फाइंड दीज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जिसकी मदद से आप प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कर रहे होंगे कि प्रोग्राम में कहाँ पे मूव करना है। अच्छा जनाब, उसी सफ़र में आगे चलते हैं। अगर हम अपनी असेंबली के फ़ाइल को असेंबलर से गुजारते तो वो उसको .s से .o यानी ऑब्जेक्ट फ़ाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे अब हमारे पास मशीन इंस्ट्रक्शंस आ जाती, यानी अब ये असेंबली से 1 to 1 मैपिंग होती, वो इंस्ट्रक्शंस होती जिन इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक्चुअल कोड पड़ा हुआ है जो प्रोसेसर के ऊपर चलना है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन फ़ाइल वो बन चुकी है जो प्रोसेसर पे चलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी ना उसमें मिसिंग लिंक्स हैं। सो हो सकता है आपने कोई लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ किए हों, कोई printf यूज़ किए हों, कोई और चीज़ें यूज़ की हों, तो अभी उसका कोड मौजूद नहीं है, वो किसी और फाइल में पड़ा हुआ है। सिमिलरली आपकी हो सकता है मल्टीपल प्रोग्राम की फाइल्स हों जो एक दूसरे के बीच में रेफरेंसेस रखती हैं, तो उसके लिए भी रन द लिंकर। लिंकर जो है वो फाइल्स को आपस में लिंक करता है, रेफरेंसेस उनके रिजॉल्व करता है, और जो स्टैटिक लाइब्रेरीज हैं, रन टाइम स्टैटिक लाइब्रेरीज हैं, उसके कोड को बीच में इंक्लूड कर देता है। कुछ लाइब्रेरीज ऑब्वियसली डायनेमिकली लिंक्ड होती हैं। ये वो लाइब्रेरीज हैं जिनकी लिंकिंग उस वक्त होती है जब प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। ठीक है, तो आपको DLLs का कॉन्सेप्ट जो है, डायनेमिकली लिंक्ड लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट जो है, ये किसी हद तक आपको मालूम होगा कि आपके प्रोग्राम जब चलना बंद हो जाते हैं तो आपको अक्सर कहा जाता है कि इसमें फलां DLL मिसिंग है, तो दैट्स डायनेमिकली लिंक्ड लाइब्रेरी जो उसमें ऐड करेंगे तो वो प्रोग्राम के चलने के वक्त उसमें उसका कोड इंक्लूड होगा और तब वो उसमें शामिल होगा। ये जो प्रोग्राम हमने अभी सम स्टोर का एग्जीक्यूट किया था, ये टोटल 14 बाइट्स का प्रोग्राम है, और जो इसकी ईच इंस्ट्रक्शन है वो 1, 3 या 5 बाइट की है जो यहाँ पर एटलीस्ट इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो रही है। और इससे बड़ी इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, स्पेशली वो इंस्ट्रक्शंस जो मेमोरी को एक्सेस कर रही होती हैं, उसमें पूरे पूरे मेमोरी के एड्रेसेस पड़े होते हैं, तो दोज आर यूजुअली बिगर इंस्ट्रक्शंस। सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट नाउ। अभी जो हम देख कर आए हैं, अब इसका पूरी कंपाइलेशन भी मुकम्मल कर लेते हैं। सो अब मैंने ये पूरा प्रोग्राम ले लिया इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग दिस फंक्शन जो हम पहले देख रहे थे, सम स्टोर। अब इसके साथ थोड़ा सा ये कोड भी लिख लिया है जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स लेगा आपके कमांड लाइन से, और उसके बाद उनको सम करके और आउटपुट में भेज देगा। सो फील फ्री टू राइट द होल प्रोग्राम इफ़ यू वांट टू, जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर और जस्ट टाइप इट आउट। अगर आपको चाहिए हो तो लेट अस नो, विल ऑल्सो पोस्ट इट समवेयर। ये भी बेसिकली वही कोड है जो कि इस बुक के साथ आता है। So now all I'm going to do I'll do is that I'll just compile it. So again let's just do that. सो ये हम कमांड यूज़ करेंगे इसको कंपाइल करने के लिए। -OG अभी भी यूज़ कर रहे हैं, बट दी ओनली डिफरेंस है कि आप असेंबली के पॉइंट पर रुक नहीं रहे, बल्कि हम आउटपुट के तौर पर सम फाइल में कह रहे हैं कि इस नाम से इस फाइल को, इसका ऑब्जेक्ट कोड लिख दो। दिस फाइल वंस प्रोड्यूस्ड, तो लेट मी जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। लेट मी एक्चुअली सी कि ये फाइल पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। And we have this file, we can see it here, sum. This is around 16,856 बाइट्स की ये फाइल है जो यहाँ पे पड़ी हुई है, एंड इट्स ऑलरेडी मार्क्ड एज एग्जीक्यूटेबल। सो लेट्स ट्राई टू execute it. I don't know, 5 and 6, and you get 11. So the file is executing, and we're there. So now we have both the assembly file and the final output file.
जो कि हमारे प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है। अच्छा, अब जो मज़े की बात है जिसको हमने असल में समझना है वो ये है, इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं यहाँ दोबारा, कि ये एक एग्जांपल है मैपिंग की बिटवीन अ मशीन इंस्ट्रक्शन, सो सी कोड से लेकर मशीन इंस्ट्रक्शन तक जो कंप्लीट मैपिंग है। ये सबसे पहली लाइन में आपको यहाँ पर ये सी का कोड नज़र आ रहा है, जिसमें आप बुनियादी तौर पे कह ये रहे हैं कि इस पॉइंटर की लोकेशन के ऊपर, डेस्ट की लोकेशन के ऊपर टी की वैल्यू को स्टोर कर दो। जो भी टी है उसको ले जाकर मेमोरी में वहाँ पर स्टोर कर दो, जिसका एड्रेस डेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, राइट। इस चीज़ को अगर हम असेंबली के अंदर लिखना चाहें तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। हम ये कह रहे हैं कि इस रजिस्टर में जो चीज़ पड़ी हुई है, सो हम टी को यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि ये रजिस्टर RAX में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इस क्वाड वर्ड को उठाओ यहाँ से और यहाँ रख दो। ये क्या है? ये बेसिकली ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रही हैं कि वी वांट टू गो इनटू द मेमोरी, एंड RBX के अंदर एड्रेस है। सो वो जो डेस्ट में एड्रेस था ना, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये RBX के अंदर पड़ा हुआ है। सो नाउ इट विल जस्ट मूव द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर RAX to the memory location pointed by the register RBX। ये ब्रैकेट्स जो हैं ये इसको सिंपल रजिस्टर की जगह एज पॉइंटर यूज़ करवा रही हैं, ठीक है। तो इन्हें इसेंशली होगा ये कि लेट्स से ये आपका RAX रजिस्टर है और ये आपकी मेमोरी है, और ये आपका लेट्स से RBX रजिस्टर है। सो RBX में फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ 204, और फॉर एग्जांपल ये है एड्रेस नंबर 204। तो RX के जो कंटेंट्स हैं लेट्स से 1 2 3 4, ये यहाँ पर मूव हो जाएंगे 1 2 3 4। ऑब्वियसली आपको नज़र आ गया होगा कि हमने इनएक्यूरेसी क्या की है। ऑब्वियसली इट्स जस्ट सिंगल बाइट में तो पूरी चीज़ नहीं आएगी। ये पूरे का पूरा क्वाड वर्ड आप मूव कर रहे हैं तो ये 8 बाइट्स के अंदर मूव होगा, एंड यू नो कि वो किस तरह होता है, लिटिल इंडियन नोटेशन एंड एवरीथिंग। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ दिस इंस्ट्रक्शन इज वर्किंग, RBX इज पॉइंटिंग टू अ लोकेशन और RAX की वैल्यू उस लोकेशन के ऊपर मूव कर रही है। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन दिस असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। एंड व्हेन फाइनली the assembler converts this into an object code, ये एक 3 byte की instruction बनती है which is stored at this address, and this is the instruction. This is what the instruction is doing. So इसकी instruction इतनी है 488903, ये इसकी instruction है जो ये काम करने को कह रही है, ठीक है। तो होपफुली आपके जहन में कुछ ना कुछ अब ये तस्वीर बन रही होगी कि स्टार्टिंग फ्रॉम हियर वी गो हियर एंड देन फाइनली 1 to 1 मैप इट टू हियर। ये हमारा पूरे का पूरा सफ़र है फ्रॉम सी कोड टू एन ऑब्जेक्ट कोड जिसने फाइनली प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट होना है। द रियल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कि कैन वी डू अ रिवर्स इंजीनियरिंग। मेरे पास एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, कुछ भी है, एक वीडियो गेम है, कोई आई डोंट नो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एनीथिंग जो कि एग्जीक्यूटेबल है। ऑब्वियसली मेरे पास उसका कोड नहीं है, इट्स नॉट ओपन सोर्स। कैन आई रिवर्स इंजीनियर इट एंड प्रोड्यूस एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम? अगर हमारा क्लेम दुरुस्त है, अगर हम ये कह रहे हैं कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड के बीच में, बाइट कोड के बीच में 1 to 1 मैपिंग है, तो इसका मतलब है कि ये रिवर्स भी होनी चाहिए कि कोई ऐसा प्रोग्राम भी मैं लिख सकता हूँ जिसको मैं वो बाइट कोड दूँ और मुझे असेंबली लिख के दे दे। यस, एंड सच अ प्रोग्राम इज नोन एज अ डिसअसेंबलर। इट्स दैट्स वेयर द फन स्टार्ट्स। सो हम खाली वो सम की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल थी उसको पकड़ के एक डिसअसेंबलर को देंगे जो कि उसके नतीजे में हमें इस तरह की एक फाइल प्रोड्यूस करके दे देगा। एंड यू कैन सी कि इसके अंदर पूरे का पूरा आपका कोड जो है वो वापस आ गया है, उतना हिस्सा ये वाले कोड का उठाया हुआ है जितना उस फंक्शन के लिए था, ठीक है। और ये डिसअसेंबलर आपके पास मौजूद है ऑब्जेक्ट डंप के नाम से, और आप इसको इस कमांड के साथ लेट्स से सम के ऊपर एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और ये आपको पूरी की पूरी आउटपुट दिखा देता है जो कुछ असेंबली लैंग्वेज की फॉर्म में जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। तो चलें इसको भी ट्राई करके देखते हैं। चलिए जी, इसको करते हैं अभी जो अभी हमने कहा था। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको इस बात पे कन्विंस कर दूं। अभी देखते हैं यहाँ पे फाइल्स कौन कौन सी पड़ी हुई हैं। सो वी हैव जो अभी हमने रखी थी, हमारे पास सम भी है, सम डॉट सी भी है और सम डॉट एस भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सम डॉट सी और सम डॉट एस को डिलीट कर देता हूँ ताकि कम से कम आपको ये शुबा ना हो कि जो आपका डिसअसेंबलर है उसने वहाँ से फाइल्स उठा के हमें दे दी हैं। सो लेट मी जस्ट रिमूव दीज फाइल्स, और ये दोनों होपफुली अब रिमूव हो गई होंगी। यस, सो नाउ वी जस्ट हैव द सम। सो अब हम इस सम फाइल को पकड़ते हैं और इसको अब डिसअसेंबल करने की कोशिश करते हैं। सो इट डिड समथिंग एंड इट प्रोड्यूस्ड समथिंग फॉर अस। ये पूरी की पूरी फाइल इसने हमारे लिए प्रोड्यूस की है। और अगर आप इस फाइल को देखें और इसको जाकर एग्जामिन करें
तो ये एग्जैक्टली वही फ़ाइल है जो फ़ाइल इससे पहले अभी हमने असेंबली के लेवल के ऊपर देखी थी। आपको मैंने जब असेंबली दिखाई थी तो खाली एक फ़ंक्शन की दिखाई थी, ऑब्वियसली बाद में मैंने इसमें पूरा प्रोग्राम ऐड किया था। ये पूरे प्रोग्राम की असेंबली है जिसके अंदर इसने वो चीज़ें भी ऐड कर दी हैं बाद में, क्योंकि मैं उसके अंदर प्रिंटिंग भी यूज़ कर रहा था और दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर रहा था, तो उस सब का कोड भी इसमें ऐड हो गया है। बट नाउ आई हैव अ डिसअसेंबली ऑफ दिस फाइल जिसके अंदर मेरे पास वो सब कुछ पड़ा हुआ है। ये देखें, ये मेन का हमें कोड नज़र आ रहा है, ये हमें यहाँ पर सम स्टोर का कोड नज़र आ रहा है, और ये आपको वो जानी पहचानी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो यू हैव योर पुश आर बी एक्स, यू हैव योर आर डी एक्स, यू हैव योर कॉल क्यू, यू हैव योर मूव एंड यू हैव योर पॉप। अगर आप इतनी ही चीज़ पर खाली गौर कर लें, ये वो कोड था, ये वो असली कोड था जो कि हमारे जो कि हमने लिखा था। अच्छा, बाय द वे, आप में से जो लोग इसके साथ खेलना चाहें, मैं आपको ये पूरा कोड यहाँ पर दे रहा हूँ। यू कैन जस्ट कॉपी इट फ्रॉम द PDF स्लाइड्स और इसके ऊपर आप प्ले कर सकते हैं। मैं पिछली जब आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा था तो मैं ये बताना भूल गया था कि अगर आप लोग चाहते, मैं वहाँ पर जो आउटपुट आई थी उसको आप किसी फाइल में भी राइट कर सकते थे। सो आपने फॉर एग्जांपल दी ऑब्जेक्ट डंप जो कॉल किया था with -t and your sum file, you could have written it to let's say sum.s। तो ये sum.s के अंदर पूरी चीज़ ये लिख देता और वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते थे, इसको मॉडिफाई कर सकते थे। तो ये हमारा पूरा पूरा का पूरा प्रोसेस था, पहला तरीका था जिससे आप किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को पकड़ते हैं और उसको असेंबली फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देयर इज़ अनदर मेथड, लेट्स लुक एट दैट नाउ। The second method for doing the same is to use a debugger। So वो भी यही काम करेगा, उसे आप एक एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे और उसे डिबग करने के लिए कहेंगे। जब डिबग करने के लिए कहेंगे तो वो उस फाइल के अंदर जाकर आपको उसका पूरा कोड भी निकाल देगा, जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, असेंबली की फॉर्म में उसका कोड निकल आएगा। आपके पास जो डिबगर अवेलेबल है वो GDB है, जिससे आप जो है वो डिसअसेंबल कर सकते हैं तो और अपनी फाइल को देख सकते हैं। ठीक है जी, तो GDB के अंदर जाएं और आप जाकर इसको लेट से डिसअसेंबल करते हैं और किसी भी प्रोसीजर को लेट से डिसअसेंबल कर लेते हैं और उसका पूरा कोड देखते हैं तो आपको यही कोड निकल आएगा। तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कहना, कि आपके जहन में होना चाहिए कि जब भी कभी हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसका कोड हमें मालूम नहीं है या उसकी एक्सेस नहीं है, हम उसको उसके कोड को एक्सेस कर नहीं सकते, तो एज अ प्रोग्रामर यू शुड नो कि हमारा यहाँ मतलब क्या होता है। हमारा मतलब ये होता है कि एक नॉन ओपन सोर्स फाइल के कोड को एक्सेस करना नहीं चाहिए। वी आर लीगली बाउंड, हमने वो जो नेक्स्ट 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 किया होता है उसमें हमने कहा होता है कि हम ये नहीं करेंगे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि कर सकते नहीं हैं, यानी टेक्निकली आपको कोई चीज़ नहीं रोक रही है, हाँ एथिकली लीगली चीज़ें आपको रोक रही हैं एंड वी शुड अबाइड बाय द लॉ एंड अबाइड बाय ऑल एथिक्स। लेकिन एज अ प्रोग्रामर यू शुड नो कि किसी भी प्रोग्राम को आप जो है वो रिवर्स कर सकते हैं, उसको असेंबली में ले जा सकते हैं और आपकी कुछ आगे जाकर हम इस चीज़ को आपसे करवाएंगे भी, इस तरह की चीज़ें, फॉर ट्रेनिंग यू सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये चीज़ करना मुमकिन है। ऑलराइट जी, सो क्विकली GDB भी चला कर देख लेते हैं, सम के ऊपर ही चला कर देख लेते हैं। सो ये हमने इसको चलाया और अब हम इसको डिसअसेंबल करने को कह रहे हैं, लेट्स से सम स्टोर एंड इट्स गोना गिव अस द कोड। सो ये दूसरा अंदाज़ हो गया जिससे आपने एक एग्जीक्यूटेबल फाइल पकड़ी और उसको डिसअसेंबल किया और उसका असेंबली लैंग्वेज का कोड निकाल लिया। ठीक है जी, तो दिस वाज जस्ट अ क्विक रन डाउन कि किस तरह से करते हैं। दिस इज़ बाय द वे जो हमारे रैंडल बायरेंट हैं उनकी अपनी एग्जांपल है कि ये विनवर्ड के पूरे कोड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कोड है उसको उन्होंने यहाँ पे डिसअसेंबल किया हुआ है। ऑब्वियसली ये नहीं दिखा सकते इसको, बिकॉज अगेन ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पीपल जिन्होंने उसको इस एग्रीमेंट को एग्री किया हुआ है, तभी आपको वर्ड यूज़ करने की इजाज़त होती है। लेकिन आप ये सिर्फ ये दिखाने के लिए वो भी ये दिखाया करते हैं कि आपके जहन में ये क्लियर हो कि even something as sacred and as prestigious as your word is also prone to disassembly, और उसको भी आप जो है वो रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं और उसके कोड को देख सकते हैं।